नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दांव तो देश को लेकर ही लगाया जा रहा है और निशाने पर देशभक्ति ही है। शुरुआत करते हैं दो जुबान से। मैं श्री राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप देशद्रोही गतिविधियों का समर्थन करते हैं। देशभक्ति का लाइसेंस की दुकान खोल रखी है आरएसएस ने। सिर्फ वो कह सकते हैं देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है। तो कांग्रेस अध्यक्षा ने और कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने देश से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। मुझे इनकी लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। देशभक्ति मेरे खून के अंदर है और मुझे इनकी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। हर घर में अब जल होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अगर इसको कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर इसका समर्थन करना चाहते हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इससे बड़ी देशद्रोह के लिए सबूत क्या हो सकती है जो ये नारे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारी थी। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के सामने माफी मांगते थे और आज ये हमें कहते हैं कि भैया हमसे लाइसेंस लो देशभक्ति का। यह सियासत की लकीर है या देश के भीतर खिसती लकीर है जो सियासत के जरिए नजर आ रही है, या फिर वाकई देश में देश प्रेमियों की खोज हो चली है और इन सब के बीच देशद्रोह नए सलीके से आकर सामने खड़ा है। संयोग देखिए, आज ही के दिन हिम योद्धा, शहीद हिम योद्धा दिल्ली पहुंचे और जिस वक्त पहुंचे उस वक्त देशद्रोह और देशभक्ति के बीच एक लकीर दिल्ली में ही खींची जा रही थी। जरा रिपोर्ट देखिए, सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश की जाएगी और देश प्रेमियों की भी खोज होगी और देशद्रोह जिस लिहाज से इस देश के भीतर नारे लगाते हुए उफाने जा रहे हैं उसकी वजह क्या है। सियाचिन में 12 दिन पहले ऐसे ही एवलांच में 10 सैनिक शहीद हो गए। दुनिया की सबसे मुश्किल सरहद पर जिंदगी दांव पर लगाकर तैनात रहने वाले शहीदों के शव आज जब दिल्ली पहुंचे तो हर किसी ने सलामी दी। और संयोग देखिए, एक तरफ दिल्ली में शहीद सैनिकों के शव पहुंचे और उसी वक्त दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस बात को लेकर हंगामा था कि देश के खिलाफ नारे किसने लगाए और देशद्रोही कौन है। और जिन दुश्मनों को लेकर सैनिक जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, देश के उन्हीं दुश्मनों को जिंदाबाद के नारे देश के भीतर लगते हैं। तो सवाल देश का है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक तरफ सैनिकों की शहादत होती रहे और दूसरी तरफ देश के दुश्मनों के लिए भी नारे लगाए जाएं। बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। तो फिर देश राष्ट्रभक्ति पर बढ़ता हुआ सा नजर क्यों आ रहा है? जेएनयू के भीतर शिक्षक और छात्र का विरोध तो जेएनयू के बाहर जेएनयू का विरोध दोनों तरफ। तो क्या पहली बार राष्ट्रवाद ही दांव पर है, देशभक्ति ही निशाने पर है? और यह हालात इसलिए तो पैदा नहीं हो गए क्योंकि देश के लिए मर मिटने वाले सरहद पर तैनात जवानों की तर्ज पर देश के भीतर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी नजर नहीं आ रही। क्योंकि यह नजारा कानून के मंदिर पटियाला कोर्ट का है, जहां बीजेपी विधायक एक लड़के पर टूट पड़े क्योंकि उन्हें लड़के का कहा बर्दाश्त नहीं हुआ। वो पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान को हमको गाली दे रहा है, उसको पकड़ रहे थे, हम किसी को नहीं मार रहे थे। तो दूसरी तरफ मार खा चुके लड़के का सवाल कि राष्ट्रवादी कौन है और देशद्रोही कौन, ये तय कौन करेगा? पूछा ये जेएनयू वाला कौन है, ये सीपीआई वाला कौन है? सर अंदर गिरा के ये लोग मार रहे हैं। हमने पूछा कि भाई तर्क दो, हम भी चाहते हैं कि जो देशद्रोही है उसको सजा हो। कह रहे हैं कि कोर्ट तय नहीं करेगी, हम तय करेंगे कि देशद्रोही कौन है। तो मुश्किल पटियाला कोर्ट भर की नहीं, जेएनयू में 9 फरवरी को नारे लगाए गए और 36 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई।
और जब देश के गृह मंत्री ने निर्देश दिया, उसके बाद दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई। तो संकेत यही गया, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के बीच सियासत की वो महीन लकीर खींची जा रही है, जिसके आश्रय सत्ता और विपक्ष का नजरिया ही टकराएगा, और टकराया भी। इसीलिए 3 दिन पहले अगर राहुल गांधी जेएनयू पहुंचते हैं, तो आज साध्वी प्राची भी जेएनयू के दरवाजे पर पहुंचकर राजनीतिक विरोधियों को दुश्मनों का हिमायती करार देकर राष्ट्रवाद जगाती है। ये सरासर गलत है। केवल डी राजा अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो हाफिज सईद का साथ दे रहे हैं। यानी पहली बार देशभक्ति को ही सियासत ने दांव पर झोंका है, जिसमें कटघरे में सांसद भी हैं और राष्ट्रीय पार्टियों के नेता भी, और निशाने पर लेने वाले भी नेता ही हैं। और नेताओं की फहरिस्त बतलाती है कि कैबिनेट मंत्री तक इसमें कूद चुके हैं। और जो लोगों ने जो आपत्तिजनक नारे दिए, ऐसा लोगों के ऊपर कठोर, उनका जो भी कानून के अंतर्गत संभव है, वो कठोर शिक्षा उनको देना चाहिए। और इसका असर अब लोगों के जहन में कैसे पड़ रहा है, ये सड़क पर निकलते पूर्व सैनिकों की लंबी कतार या फिर सड़क पर उतरी महिलाओं के गुस्से का इजहार, दोनों देख लीजिए, दोनों सुन लीजिए। जिनके लिए हम देश के लिए जान देते हैं और उनके राजनेता होकर के देशद्रोह की बात जेएनयू में जाके करते हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने की जो बात करते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ये बात करते हैं, ऐसे जयचंदों को तो ये रास्ता जाता किधर है? यकीनन सब कुछ देश के भीतर होना है, और देश के भीतर एक न्याय व्यवस्था, कानून की व्यवस्था है। और यहीं से बात शुरू होती है कि जब संविधान के मातहत पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था है, तो फिर वो काम क्यों नहीं कर रही है? सियासत उफान क्यों मार रही है? आइए आपको लिए चलते हैं पटियाला कोर्ट, जहां पर पेशी होनी थी आज कन्हैया की, लेकिन हुआ क्या, यह देखिए। मेरा नाम विश्वजीत है, मैं AISF का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और इस तरह से मारा गया है। यहाँ तमाम पब्लिक को मारा जा रहा है, इसलिए मारा जा रहा है। तुम देशद्रोहियों के साथ हो, देशद्रोही यहाँ का तुम खाते हो। यहाँ कौन तय करेगा देशद्रोही? कौन तय करेगा? हमारे शहीद मारे जा रहे हैं, हमारे देशद्रोही ये वकील तय करेंगे ना? कैसे तय होगा? मारने की धमकी दी और घसीट करके हमें यहाँ फिर बाहर किया गया। कोई पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया, किसी ने नहीं बचाया, और वो वकील के शक में यहाँ बने हुए हैं। लग रहा है कि पूरी न्याय प्रणाली पर भी ये RSS का कब्जा हो गया है। What's your identity? From where? I asked him, sir, I haven't seen you. Please, can you tell me? They just pushed me like that and they just started hitting me. लॉयर्स और जेएनयू छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी जो लगातार पत्रकार इस मामले को कवर कर रहे थे, उनकी लगातार कई बार पिटाई होती रही। कौन ड्रामा कर रहा है? नारे तो लगा रहे थे ना, मैं CPI का कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं हूँ। लाल हो जाएगा, लाल। मैं बता दे रहा हूँ। नाम बोलिए। नाम अमीर जामाई नाम है मेरा। दिल्ली पुलिस ने मरवाया है मुझे। भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय। हाथ में तिरंगा, नारों के बीच हंगामा, यह सब कुछ दरअसल अदालत के परिसर के भीतर के चेहरे थे। लेकिन बहरहाल इनसे आगे निकलिए। ट्वीट एक आता है और ट्वीट को लेकर सबूत मान लिया जाता है क्या? ये बहुत सारे सवाल इस देश में लगातार उठ रहे हैं, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था भी कोई चीज होती है। आइए जरा इस रिपोर्ट को देखिए, तब समझ पाएंगे स्थिति कहां से बिगड़ती है और कैसे बिगड़ती है। जेएनयू की जो घटना हुई है, उसे लश्कर-ए-तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जेएनयू विवाद में हाफिज सईद का नाम लिया तो पहला सवाल यही उठा, क्या इस बड़े खुलासे का आधार ये ट्वीट है जो कथित तौर पर हाफिज सईद के ट्विटर अकाउंट से किया गया था? और इसी ट्वीट को दिल्ली पुलिस ने भी रिट्वीट करते हुए मान्यता दी और मीडिया के एक हिस्से ने भी प्रचारित कर दिया। तो बीजेपी समर्थकों ने पूरे जेएनयू कांड को ही हाफिज की तरफ मोड़ दिया, लेकिन अकाउंट फर्जी निकला और इस बार एक दूसरे अकाउंट ने कथित तौर पर हाफिज नहीं इसका ऐलान किया। हाफिज सईद ट्विटर पर कई अकाउंट चलाता रहा है, या कहें उसकी बात कई ट्विटर खातों के जरिए सामने आती रही है। मसलन @हाफिज सईद JOD, @हाफिज सईद लाइव, @हाफिज सईद JOD01, @जुडो ऑफिशियल जैसे तमाम अकाउंट ट्विटर पर आते जाते रहे हैं। हालांकि वेरीफाइड अकाउंट कोई नहीं, तो असल अकाउंट किसी को कहा नहीं जा सकता। लेकिन देश के गृहमंत्री अगर ट्विटर अकाउंट के जाल में फंसकर बयान दे दें तो सवाल उठेंगे। हालांकि विवाद उठता देखकर गृह मंत्रालय ने साफ किया कि हाफिज का नाम ट्वीट के आधार पर नहीं बल्कि खुफिया रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। लेकिन जिस फर्जी हैंडल से निकले ट्वीट ने हंगामा खड़ा किया वो फर्जी है, ये जानकारों ने तब समझा जब अकाउंट का पोस्टमार्टम हुआ। इस अकाउंट को जाने माने इस्लामिक ट्विटर हैंडल न तो फॉलो कर रहे थे और अकाउंट में हाफिज की वह स्पेलिंग भी नहीं थी जो अमूमन वो इस्तेमाल करता है। तो पुलिस की गुजारिश पर ट्विटर ने फर्जी अकाउंट सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल तो खड़े कर ही दिए। मसलन, क्या पुलिस और खुफिया एजेंसियों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि फर्जी खातों पर रोक लगाई जा सके? जब सरकार सोशल मीडिया का इस्तेमाल बाखूबी करना चाहती है तो सोशल मीडिया से फैलती अफवाहों से निपटने का कोई तंत्र उसके पास क्यों नहीं है? और क्या सरकार वास्तव में फर्जी अकाउंट पर भी रिएक्ट करती है? क्योंकि जेएनयू विवाद में लगा ऐसा ही। लेकिन इसके बीच बड़ा सवाल यह भी, क्या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया यानी लोकतंत्र के चारों खंभों की विश्वसनीयता इस दौर में घट चुकी है कि तकनीक के घोड़े पर सवार फर्जी ट्वीट भी असल लगने लगे, जिसे चुनौती न विधायिका की तरफ से मिलती है न मीडिया की तरफ से। नहीं, वो जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट माइंडेड वाले लोग हैं वो तो अनब शनब देश के खिलाफ बातें करते रहते हैं। और आलम तो यह हो चला है कि गूगल और विकिपीडिया के भरोसे जुटाई जाती जानकारियों के फंदे में वह प्रधानमंत्री भी फंस जाते हैं जिनकी बात पर देश को विश्वास करना ही है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई दे दी, क्योंकि विकिपीडिया पर अफगानी राष्ट्रपति का बर्थडे 12 फरवरी दिखाई दे रहा था, लेकिन था नहीं। नतीजतन अफगानी राष्ट्रपति ने मोदी को ट्विटर पर ही जवाब दिया कि बधाई के लिए धन्यवाद, पर मेरा बर्थडे 12 फरवरी नहीं 19 मई को है। यानी फर्जी अफवाह को पुष्ट नेता भी करते हैं और मीडिया भी, और वर्चुअल दुनिया में जंगल में आग की तरफ फैलती अफवाहों पर विश्वास कर लोगों के बीच बहस का एंगल ही बदल जाता है। और शायद मौजूदा वक्त में देशद्रोही और राष्ट्र प्रेम का जो जिक्र हो चला है उसमें एक बहुत महीन लकीर शायद इन्हीं आधारों की हो चली है। बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने